अच्छा, लास्ट क्लास में ना हमने ये लिखा हुआ है बोनस इशू वाज मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम, इसको हमने इसकी एंट्री पास की थी रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल। अब ना एक थोड़ी सी अमेंडमेंट है कंपनी लॉ के अंदर, उसमें ये है कि जो कैपिटल रिजर्व है ना आपके, मतलब शेयर प्रीमियम, उसमें से आप अगर सवाल के अंदर लिख देगा तो हम इसकी एंट्री पास कर सकते हैं शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। जैसे इस सवाल के अंदर ना उसने लिख दिया है कि आपने बोनस इशू कहां से करने हैं, तो इसको पहले ये रिजिड था। रिजिड का मतलब है कि वो कहता है जी कैपिटल रिजर्व है ना, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जी बुक में भी लिखा हुआ। अगर आप इस बुक की रीडिंग करिए ना, कैपिटल रिजर्व में जाकर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाले चैप्टर, उसमें ये लिखा हुआ है कि कैपिटल रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अब ये ओवरऑल इंटरनेशनल, सिर्फ कंपनी लॉ में नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ये लॉ आ गया कि आप अगर चाहो तो अपने कैपिटल रिजर्व को एज अ शेयर कैपिटल, कैश डिविडेंड नहीं दे सकते इसमें से, कैश डिविडेंड नहीं, अगर शेयर देने हैं ना तो शेयर यहां से दिए जा सकते, चाहे वो डिविडेंड ही क्यों ना हो। तो ये केस तभी बनेगा जब वो खुद लिख देगा, जैसे वो कहता है बोनस इशू वर मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम, तो फिर हम इसकी एंट्री पास करेंगे, शेयर प्रीमियम में से डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। तो ये जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया इसको सही कर ले कि हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है, हमने रिटेन अर्निंग को डेबिट किया है। तो आप, बल्कि हमारा सोल्यूशन अवेलेबल होगा अभी भी स्टिल, उसको देख लेते हैं। मैं अमाउंट आपको बता देता हूं। ये पहले साल था दूसरे साल था? ये जो 240 है वो यहां पर 240 का, बाकी उस हिसाब से बाकी आप अपनी चीजें ठीक कर लेना, ठीक है। चलें जी, इन दो सवालों में भी एक छोटी बात है, वो हम देखते हैं कि आई कैप ने किस तरह से किया और हम उसको किस तरह से किया जा सकता है, और भी ऑप्शन। पहले है जनाब, सुप्रीम सीमेंट कंपनी लिमिटेड is in the process of finalization of its accounts for the year ended December 2012। शेयर कैपिटल उसने दे दिया, देखिए मोस्टली यही डेट बता देता है, दिसंबर की डेट बताई होती है, लेकिन लास्ट टाइम जो उसने पेपर में सवाल दिया उसने 1 जनवरी की डेट बताई। ऐसा खेल भी वो खेल सकता है। आपको शेयर कैपिटल गिवन है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट गिवन है, बिल्कुल। अगर ये सवाल देखें और 2024 का पैटर्न देखें, फर्क क्या है, यहां पर उसने डेट चेंज की, अगर आप देखें तो ये पैटर्न सेम है, तीनों सालों का प्रॉफिट उसने दे दिया। During the year ended December 2012, it was observed that machinery purchased on 1st July 2011 for ₹351 million was debited to stock in trade instead of property, plant and equipment। नीचे उसने ये लिख दिया कि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड इस्तेमाल। अब परपेचुअल के अंदर जो एंट्री पास होती है वो होती है, उसने करना था किसको डेबिट, मशीन को, उसने कर दिया इन्वेंट्री को डेबिट। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट में चला जाता है, तो वो इसको ट्रीट ऐसे कर रहा है जैसे ये एसपीएल का एलिमेंट है ही नहीं। आई कैप अपने सॉल्यूशन के अंदर इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, जैसे ये एसपीएल का एलिमेंट है ही नहीं। ठीक होगी बात। और जो कैश है वो तो जाहिर सी बात है एसेट होता है। हाँ, अगर ये पीरियोडिक सिस्टम होता तो फिर क्या आना था यहाँ पर, परचेज, और परचेज हमारा कॉस्ट ऑफ सेल में आता है। लेकिन ये आप अगर इसको एज एन एक्सपेंस ले लो तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। भला क्यों, उसकी वजह भी बता दो। आई कैप ने लिया, आप आई कैप की मर्जी, हम नंबर ऑफ ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। उसने अपना स्टॉक ज्यादा कर दिया,
इन्वेंट्री में लिखने से स्टॉक ज्यादा हो गया। Yes. अब स्टॉक कम करेंगे तो स्टॉक को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेंगे तो सही। कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री करना तो चाहिए उसको। अगर उसको सही करना है तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री करना चाहिए। लेकिन आई कैप ने ये अजम्पशन इस यहां तक नहीं पहुंचा, उसने सिंपल ये किया कि उसको एंट्री क्या पास करनी चाहिए, प्लांट डेबिट, मशीनरी डेबिट करके इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहा है, और इसको सिर्फ ये एंट्री ले रहा है। और इसमें अगर ये लेता है तो ये दोनों एलिमेंट ही एसपीएल के नहीं है। इसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो एसपीएल में जाएगा बस। तो अगर ये एंट्री पास करनी है, सिर्फ ये वाली एंट्री पास करनी है, तो फिर इस एंट्री में तो वाकई एसपीएल में कोई एलिमेंट, कोई अमाउंट नहीं जा रही, और हमने सिंपल फिर क्या करना है, मशीनरी डेबिट हो रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। पहले साल कितना 20% है, 20% है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो 1 जुलाई है, तो 350 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया, फिर 35 माइनस करके 20% लिया, 63 आएगा मल्टीप्लाई करके 63 जी। 2 साल है या और साल भी है, 2 साल खत्म होगी बात। 2011 में इतनी डेप्शन, 2010 में इतनी डेप्शन चार्ज करनी है 11 में, और 2012 में 63 डेप्शन चार्ज कर। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें वो उसने क्यों नहीं लिया, उसने ये एंट्री पास कर दी। लेकिन फिर भी मेरा दिल अभी भी नहीं मानता, मैं कहता हूं जब इन्वेंट्री पे इंपैक्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होता है, चाहे परपेचुअल हो चाहे पीरियोडिक हो। पीरियोडिक होता तो परचेज के नाम से मसला आना था, और अगर परपेचुअल है तो कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से आना चाहिए था, बट आई कैप ने नहीं किया। मैं ये आपको समझाने के लिए कि आई कैप ने क्यों नहीं किया, वो ये वजह कि उसने जो एंट्री सही की, इन्वेंट डेबिट करना था मशीन को, उसने कर दिया इन्वेंट्री को। अब वो मशीन कर देगा डेबिट, इन्वेंट्री कर देगा, तो फिर भी इन्वेंट्री की वजह से प्रॉफिट में फर्क आता है। लेकिन इसमें आगे फिजिकल बेस, आगे फर्दर चीजें देखी जाती हैं, तो इसलिए उसने इस चीज को इग्नोर किया। अदरवाइज अगर आप 350 अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि उसने एक्सपेंस लिखा हुआ है, उसको रिवर्स कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले जी, एक तो ये चीज आपको मसला क्रिएट कर रही थी, और इसमें कुछ है ही नहीं। अगर बाकी बातें देखें तो ये डिविडेंड है, 2020 का कैश डिविडेंड 2020 में आएगा, 2011 में फाइनल डिविडेंड ये 2011 में आएगा, फिर 2011 का फाइनल डिविडेंड 2012 में जाएगा, इसका इंटरिम डिविडेंड 2011 में आएगा, फिर 2012 में इंटरिम 2012 में आएगा, फाइनल मतलब ये भी इग्नोर होना है और ये भी इग्नोर होना है, बाकी सारी चीजें आनी। 10% क्यों इग्नोर होगा, क्योंकि वो 2010 में रिकॉर्ड होना है, और 5% क्यों इग्नोर होगा, उसने अगले साल जाना है। और आगे कहता है जितने भी इंटरिम है वो कब हो रहे हैं, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, नवंबर पहले इंटरिम डिविडेंड देंगे या पहले राइट शेयर इशू करेंगे, पहले इंटरिम बाद में राइट शेयर इशू करेंगे। कितना है 4 for 5 शेयर्स हेल्ड बाय दिस एट द रेट ऑफ ₹18। मुझे तो लगता है उसने ना इसी सवाल को कॉपी किया, जो लास्ट टाइम पेपर में सवाल दिया है ना, एडजस्टमेंट चेंज की है। 18 रुपए वाली वैल्यू भी इस सवाल में गिवन थी, और मेरे ख्याल में ये 4/5 कितना बनता है, चले सवाल किया आपने, 4/5 कितने मिलियन शेयर बनते हैं, कितना 0.8। 0.8 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना था और 8 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मिलियन में कर रहे हो ना। चलो अच्छा, इस सवाल में बताओ करने की जरूरत है, आगे चले, डन वो भाईजान साहब लोग, जरूरत तो नहीं है ना, सिर्फ यही मसला था। आगे चलते हैं, ये बात याद रखें, आई कैप इसी सवाल की नेचर का सवाल दिया था, अभी हमने 2024 का सवाल किया ही है, काफी चीजें इसमें मिलती जुलती थी। अब आ जाओ, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू फाइनेंशियल ऑफ TOL फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2014
प्रॉफिट फॉर द ईयर, दोनों सालों का बता दिया। गेन या लॉस और रिवैल्यूएशन, 2013 में लॉस था, 2014 में सरप्लस आ गया। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन उसने दोनों सालों की बता दी। इंस्टॉलेशन ऑफ असेंबली प्लांट वाज कंप्लीटेड, ये सवाल वो रिपीटेड है, लेकिन इसके अंदर उसने थोड़ी सी गेम की है। 2013 में गलती हुई, ये कल भी बात की थी, 2013 में गलती हुई 4.5 मिलियन की। डेप्रिसिएशन चार्ज कब से करनी चाहिए थी? 1 फेब से। उसने कब से की? अप्रैल से। इसका मतलब है ये जो उसने डेप्रिसिएशन फाइंड की हुई है, ये 9 मंथ की उसने फाइंड की हुई है। ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी चाहिए थी? 11 महीनों की, जो कि बनती है 5.5। 2013 के अंदर हम 1 मिलियन से डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर चुके हैं, तो अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट में से माइनस। 2013 के प्रॉफिट में से 1 मिलियन डेप्रिसिएशन माइनस होनी है। एक बात, फिर आगे कहते हैं द एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 1 मिलियन वाज इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर दिसंबर 2014। जो पिछले साल हमारी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है ना, अगले साल ज्यादा होगी। कहते हैं उस गलती की वजह से 2014 के अंदर 1 मिलियन एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गई। तो अब डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे, और जब डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट में प्लस करेंगे या माइनस? एक्सपेंस रिवर्स कर रहे हो तो 2014 में 1 मिलियन प्लस कर देंगे। अच्छा, कुछ बुजुर्ग ये समझते हैं कि ये जो ऊपर वाला 1 मिलियन है वही 2014 में बस प्लस माइनस हो रहा है। ऐसा नहीं है। 2013 वाला 1 मिलियन हो रहा है, वो 4.5 और 5.5 का डिफरेंस है। 2014 में फिर डेप्रिसिएशन फाइंड की, उसमें फिर 1 मिलियन का डिफरेंस आया और हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ऐसा सवाल गिवन भी है। ऐसा एक सवाल है, पिछले साल डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी, अगले साल क्योंकि बुक वैल्यू चेंज हो गई ना, तो ये 1 मिलियन 2014 के प्रॉफिट में प्लस, ये 2013 के प्रॉफिट में माइनस। 1 जनवरी 13 का डाटा दे दिया, और नवंबर 2014 में 25% राइट शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ रुपीज 120 पर शेयर। फिर वो डिविडेंड बता दिया उसने। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी विद कंपैरेटिव। किस साल का बताना है? 2014। तो शुरू कहां से करेंगे? 1/130 से। हाँ जी, बताएं, करवाने की जरूरत है या हो गया? नहीं, सब लोग ओके है, आगे चलें जी। जी बताएं, किसमें? फाइनल क्या? हम वो गलती है, वो गलत किया हुआ, वो जवाब की सोल्यूशन गलत किया हुआ। चले जी, आ जाए वापस। हमने 2024 का पेपर पढ़ा है पहले, अभी आ जाए 2023 के पेपर पे। सितंबर 2023 का पेपर करने जा रहे हैं। मैंने आपको हिंट बताते जाना है, सवाल पहले एक दफा आप करोगे, फिर हम हल करेंगे। लो मेरे भाई, ब्रीफली डिस्कस द अबव चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल पोजीशन, प्रिपेयर रिटेन अर्निंग कॉलम। कितने नंबर का सवाल है ये? 9 नंबर का। कितने नंबर का सवाल है ये? 9 नंबर का सवाल। पहले क्या लिखा हुआ है? ब्रीफली डिस्कस हाउ द अबव चेंजेस वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्कस करना है, मतलब अंग्रेजी में वो एक नोट नहीं लिखते अब छोटा सा, वो लिखना है। दूसरा कि रिटेन अर्निंग का कॉलम भी बनाना है कि चेंजेस इन इक्विटी के अंदर कैसे बने। दिसंबर 2022। अब सवाल पढ़ते हैं। The retained earning column extracted from the financial statement change in equity of Puffer Limited for the year ended December 2022. उसने खुद बना दिया एक रिटेन अर्निंग का। कहता है बैलेंस एज एट दिसंबर 2020 928 मिलियन, फाइनल कैश डिविडेंड 10% फॉर द ईयर 22 114, प्रॉफिट फॉर द ईयर 21 258,
दिसंबर 21 की आ गई, ये उसने एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको बना के दे दी। कहता है द फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जो ऊपर स्टेटमेंट बनाई हुई है ना, ये बातें उसके अंदर नहीं लिखी हुई। पहली बात, PL has decided to change the method for valuation of inventory FIFO to weighted average. The valuation of inventory at each method, कहां से कहां जा रहे हैं, FIFO से weighted average। पॉलिसी चेंज होगी 2020, 2021, 2022। इसके प्रॉफिट में जितना भी मसला आएगा, हमारा साल कौन सा पता है, हमारा साल 2022, 2022 और 21 को तो हम खुद चेंज करेंगे। उससे पहले अगर कोई चेंज आया है, वो ब्रॉडन के अंदर प्रायर पीरियड के नाम से एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर मैं इधर ही लिख देता हूं 22, 21, 20। बताएं, सबसे पहले आपका क्लोजिंग स्टॉक 2020 का था 438, हो कितना गया 460, कम हुआ ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट। जब भी स्टॉक का मसला है आप ऐसे करके लिख लेना, आसान तरीका बता रहा हूं। 2020 में कितना ज्यादा हुआ 22, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ये इसको मिक्स ना कर देना 22, और 2021 का ये उल्टा कर देना, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी है। अब आ जाते हैं 2021 में। 2021 में 560 से 520 पे चले गए हो, कितने से 40 से आपका प्रॉफिट 2021 का कम होगा और अगले साल का प्रॉफिट 40 से बढ़ जाएगा, क्योंकि अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक बने, उल्टा इंपैक्ट करेगा। 601 से 618, 17 से बढ़ गए हो तो 17 से बढ़ा दो, अगले साल जाने ही नहीं है, ठीक है। तो दो अब ले लो इफेक्ट फॉर द ईयर। 2020 में 22 का इफेक्ट, 2021 में कितना 62 नेगेटिव, और 2022 में 50 पॉजिटिव। ये आ गया फॉर द ईयर इफेक्ट। और रिटेन अर्निंग में तो हमें तो फॉर द ईयर ही चाहिए होता है, कम्युलेटिव तो चाहिए नहीं होता। कम्युलेटिव कहां चाहिए होता है, एक्सट्रैक्ट के अंदर, कम्युलेटिव एक्सट्रैक्ट के अंदर चाहिए होता है। आगे चले, फिर ये हो गया। In the view of the increasing bad debts, PL has decided to double the provision for inventory receivables. The balance of provision for doubtful receivable prior to this change were as follows. Provision जब चेंज करते हैं वो चेंज इन एस्टिमेशन है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन तो उसी साल चेंज करते हैं। वो कहता है कि हुआ ये कि इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग बैड डेट्स PL has decided to double the provision for doubtful receivable. The balance for provision for bad debts prior to changes were as follow. Changes से पहले हम खड़े हैं 2022। 2022 के अंदर ब्रॉड ऑन कितना चेंज हुआ, हाँ जी, किस साल की चेंजिंग करनी है। हमारे पास 2020 में 15 की प्रोविजन थी, 2020 में 15 की प्रोविजन थी, 2019 में 21 में 19 की प्रोविजन थी, 2022 में 23 की प्रोविजन थी। हम किस साल चेंज कर रहे हैं, हमारा तो 2022 का साल है। वो कहता है कि इस साल आप प्रोविजन डबल कर दो, तो क्या करोगे, डबल कर देंगे प्रोविजन। अब जब प्रोविजन डबल करेंगे, सपोज दैट आपका 23 कितना हो जाएगा 46। यहां पर मैं अभी बता नहीं रहा क्योंकि कुछ चीजें मैं आप वाली साइड पर छोड़ रहा हूं। सपोज अगर 38 है तो इसका जो डिफरेंस है कितना आ गया डिफरेंस, 38 और 46 का 8। पहले कितना डिफरेंस है, तो हमारे बैड डेट्स कम हो गए ज्यादा, क्योंकि प्रोविजन बढ़ती है तो बैड डेट्स एक्सपेंस होते हैं। अगर प्रोविजन कम हो तो रिवर्सल होता है। मैं एक चीज अभी छोड़ के जा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेशन होता है करंट ईयर और फ्यूचर ईयर। मैं अगर सारा कंप्लीट बता दूंगा कि 15 के साथ क्या करना है, 19 के साथ क्या करना है, 23 के साथ क्या करना है, तो फिर तो सवाल ही हल हो जाएगा। थोड़ा सा आप पर के चेंज इन एस्टिमेशन करंट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर पे अप्लाई होता है। तो आपका इतना बता रहा हूं कि अगर पहले वाली प्रोविजन का चेंज 4 आ रहा है, अगले वाली प्रोविजन का चेंज 8 आ रहा है, तो हमने पहले 4 तो बैड डेट्स लिख चुके हैं, लिखने कितने चाहिए थे 8।
तो बैड डेट्स में कितना इजाफा कर देना चाहिए? 4। ये प्रोविजनल है, अभी मैंने नहीं बताया 19 के साथ जो मैंने किया है वो ठीक किया या नहीं। फिलहाल मैंने ये बताया कि करंट ईयर में जब प्रोविजन आपने चेंज करनी है तो प्रोविजन के बैलेंस जब डबल करेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ही लेना है। अगर पहला डिफरेंस कम आ रहा है, पहले वाला डिफरेंस कम आ रहा है तो मजीद बढ़ा देंगे तो बैड डेट्स हमारे बढ़ जाएंगे, और अगर रिवर्स करना है तो बैड डेट्स हमारे रिवर्स हो जाएंगे तो इनकम बन जाएगी। तीसरा पॉइंट, PL has also decided to recognize all borrowing costs incurred। ये बात जो मैं आपको कह रहा था ना, इसका जवाब हर बच्चा सोचता रहा। ये 9 नंबर का सवाल आया था और तीसरे पॉइंट एक नंबर का जवाब था इसका। पहले का जवाब क्या था कि हमने FIFO से वेटेड एवरेज गए, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसका इफेक्ट हमने लेना रिट्रोस्पेक्टिवली। जवाब हो गया 1 नंबर। दूसरे का जवाब था कि प्रोविजन चेंज हो रही है, ये चेंज इन एस्टिमेशन है, इसका इफेक्ट हमने करंट ईयर में लेना है और प्रोस्पेक्टिवली लेना है। ये दूसरा नंबर, 2 नंबर का सवाल हो गया। 3 नंबर थे पहले पार्ट के। कहते हैं PL has also decided to recognize all borrowing costs incurred in a year as an expense। कहता है decide to recognize all borrowing costs incurred in year as an expense। कहता है सारी बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस में लिख दे, ये डिसाइड कर रहा है। आगे, प्रीवियसली बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट वर कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ। कहता पहले क्वालिफाइंग एसेट का जितना एक्सपेंस आता था वो कैपिटलाइज करता था, अब वो क्या चाह रहा है? एक्सपेंस में लिखे। टोटल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 22 एंड 21 87 million 95 million रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ दीज 53-38 million capitalized in the cost। अब वो कह रहा है कि मैंने करना क्या है? The construction for the building is expected to complete in 23। कहता मैंने करना क्या है कि पहले जो मैं कैपिटलाइज कर चुका हूं अब मैं एक्सपेंस आउट करना चाहता हूं, और इसका जवाब सिर्फ ये था कि IAS 23 इस चीज की इजाजत। ये आपका तीसरा नंबर। पहले 3 नंबर इस तरह से पूरे करने, ठीक है। फिर वो कहता है जी 6 नंबर का सवाल था चेंजेस इन इक्विटी बनाना। देखिए इसका तो कोई इंपैक्ट ही ना आया, ये तो पहले वो जो कर रहा है वो ठीक किया हुआ, उसने पहले वो कैपिटलाइज कर रहा था ना, उसने ठीक किया हुआ है। एक इंपैक्ट इसका आना है प्रॉफिट के ऊपर, और ये आना है 2020 का, 2021 और 2000 हमारा साल कौन सा है? 22। 21 का तो साथ साथ एडजस्ट होगा। हम अपने प्रॉफिट के अंदर ये जो प्रॉफिट यहां से 928 से शुरू करेंगे, प्रायर पीरियड इफेक्ट कितना है? 22। एक्सपेंस है ये इनकम है? 22 एक्सपेंस था, ये इनका प्रॉफिट बढ़ाना था या कम करना था? वो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा रीस्टेटेड। अब 2021 का प्रॉफिट उसके अंदर फॉर द ईयर एडजस्ट करेंगे, 2022 में फॉर द ईयर एडजस्ट करेंगे, बाकी ये काम आपका है। ये 9 नंबर का सवाल, ये 2023 का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो 2 आया है वो हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 8 नंबर। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, पहले करना क्या है इसका? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैं आपको 2 बातें हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले ये पढ़े उसके बाद ये पढ़े फिर सवाल करें। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर। फिर कहता है जेटी यूजेस द परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड, और प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन सेल, और ऑल फिक्स आर डेप्रिशिएटेड 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस। पहला, अ पेमेंट ऑफ 90,000 टू सप्लायर वाज रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ इन्वेंटरी ऑन कैश। पेमेंट की थी सप्लायर को, एंट्री पास होनी थी अकाउंट पेएबल टू कैश। कर क्या दिया? इन्वेंटरी टू कैश, क्योंकि उसने कहा परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड है तो परचेज का नाम नहीं लिखना। क्या करेंगे सही इसको? अकाउंट पेएबल को डेबिट करना था उसने, तो एंट्री पास हो जाएगी अकाउंट पेएबल डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट। फिर दूसरा, इन्वेंटरी withdrawn by the owner for personal use recorded as credit sale। एंट्री पास करनी थी ड्राइंग्स टू इन्वेंटरी, ड्राइंग्स टू इन्वेंटरी। एंट्री क्या पास कर दी? रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट सेल, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, अकाउंट रिसीवेबल टू। ये कोई छोटी एंट्री नहीं है, परपेचुअल सिस्टम है।
सबसे पहले एंट्री होनी थी ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री, ड्राइंग्स टू, एक ये थी करेक्ट एंट्री। उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया अकाउंट रिसीवेबल टू और फिर कॉस्ट ऑफ सेल टू, ये होती है परपेचुअल के अंदर सेल की एंट्री। परपेचुअल के अंदर पूरी एंट्री ये होती है, सेल की वैल्यू से यहां पर अमाउंट और कॉस्ट की वैल्यू यहां पर। अब ये बताएं कि क्या कॉस्टिंग है या लिखा हुआ है। वो कहता है इन्वेंट्री विद ड्रॉन बाय द ओनर, कुछ नहीं बताया हुआ, एज अ क्रेडिट सेल नीचे लिखा हुआ है। तो अगर ये सेल की वैल्यू है, इसके ऊपर सीपीएस लगाकर कॉस्ट फाइंड हो जाएगी, ये अजम्पशन ली जा सकती है। और अगर ये कॉस्ट है तो इसके ऊपर सेल की वैल्यू ली जा सकती है। तो यहां पर आप सेल की अमाउंट लिखेंगे। ये है रॉन्ग एंट्री। क्या करेंगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट करना था, किया हुआ है, बाकी सारा कुछ रिवर्स करना है। ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, सेल अकाउंट रिसीवेबल और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक होगी बात। अमाउंट आपने ढूंढनी है। तीसरे नंबर पे इन्वेंट्री रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर विद द सेलिंग प्राइस 540,000 were debited to inventory and credited to account receivable at the selling price. Inventory returned by a customer. कस्टमर ने जब चीजें वापस करते हैं, एंट्री क्या पास करते हैं, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट, एक दो एंट्रीज होती है। दूसरा इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल, ये सेल की वैल्यू से और ये कॉस्ट की वैल्यू से, पता है ना ये सारी बातें। अब देखें, कहता है इन्वेंट्री रिटर्न बाय कस्टमर विद सेलिंग प्राइस 540 वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को डेबिट करना था, लेकिन किस वैल्यू से, कॉस्ट की वैल्यू से। वो कहता है वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड क्रेडिटेड टू रिसीवेबल विद सेलिंग प्राइस। पूरी तरह से लिख लेते हैं एंट्री, रॉन्ग एंट्री। उसने इन्वेंट्री डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया सेल वैल्यू से। वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड क्रेडिटेड विद द सेलिंग प्राइस, कितनी, 540,000। ये उसने काम किया हुआ है। जिसने जान छुड़ा के इंट्रो का पेपर पास किया है ना, उसको जगह जगह मसले आने हैं। सेल रिटर्न में दो एंट्रीज होती है। एक एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से भला, 540,000। फिर एक एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये किस वैल्यू से होगी, कॉस्ट की वैल्यू से। सीपीएस लगाएं जरा, 540 डिवाइडेड बाय 100। ओ भाई मेरे ऑन सेल है तो सेल 100 रखनी है। ये ना कि जो आपको आता है बस वही कर दिया करो। प्रॉफिट और सेल है तो सेल 100 होगी ना, 4,05,000। अब इसको सही कर लो। इन्वेंट्री को डेबिट करना था 540,000 से, तो किया हुआ है 540 से। करना कितने से था, कम डेबिट किया हुआ या ज्यादा डेबिट किया, 540 से किया हुआ है, 405 से करना था। कितने से ज्यादा किया हुआ कर दो क्रेडिट, कितना, 1,35,000। अब अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था 540 से, 540 से ही किया हुआ। जो कंपेयर होते जा रहे हैं उसको तो मिटाते जाओ। अब करेक्ट बच गया, लिख दो बस। सेल रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं किया हुआ, 5,40,000। कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट नहीं किया हुआ, कर दो 4 लाख। रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी आपकी। नहीं समझ लगी, गलत एंट्री उसने बताई हुई है, सही एंट्री हमने लिख दी और आपस में फिर कंपनसेशन कर दी। गलत एंट्री तो उसने बताई हुई थी ना, और सही एंट्री हमने पास कर दी। हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर
4. November 22, an item of equipment was sold 90,000. The disposal was not recorded, and the amount received was credited to depreciation expense. Cash to depreciation entry पास कर दी. कहता है डिस्पोजल तो रिकॉर्ड ही नहीं किया और जो पैसे मिले हैं वो क्या कर दिए. On 1st July 22, the equipment had a written down value 120,000, while its original cost 250,000. बेचा कब ये एसेट? 1 नवंबर 22 को 90,000. करेक्ट एंट्री भाई मेरे करेक्ट एंट्री पास होनी थी इसकी. वो कहता है 1 नवंबर को 90,000 का बेचा, डिस्पोजल तो रिकॉर्ड ही नहीं किया. और 1 जुलाई को क्या किया? द इक्विपमेंट अच्छा कहता है 1 जुलाई को उसकी जो बुक वैल्यू है ना वो 120,000 है और उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है और नीचे लिखा हुआ है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन. मतलब उसने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी ना, क्योंकि उसने तो डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की हो. 130. डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी करनी चाहिए थी? 1 नवंबर तक 10 महीनों की. 10 महीने. ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सारा कुछ उसने बताया हुआ है. पहले एक एंट्री बनती थी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 महीनों की. 30 जून है. वो लिखा हुआ फर्स्ट साइन लिखा हुआ. ओके 30 जून 23. 1 जुलाई से 1 नवंबर कितना दिन बनते हैं? कितना? 1 जुलाई का महीना, 1 अगस्त का महीना, 4 महीने. 4 महीनों की डेप्रिसिएशन बननी चाहिए. 4 महीनों की डेप्रिसिएशन बननी चाहिए. कितनी बनेगी? 8,000. बुक वैल्यू कितनी है 17 को? 120,000. 120,000 का 20% मल्टीप्लाई बाय 4 बाय कितना? 8,000. फिर एक एंट्री पास होनी चाहिए कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट. पीपी कितने का था? 250. और इसका डिफरेंस कितना है? 120 और 250 का 1,01,38 हो जाएगा. 1,30 पहले और 8,000 ऊपर भी तो दक्षिण आई है ना. 90,000. गेन है लॉस 22,000. ये बननी थी करेक्ट एंट्री और उसने क्या किया? एक तो एंट्री पास कर दी कैश टू डेप्रिसिएशन 90,000 से. उसने क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. और दूसरी एंट्री उसने पास की होगी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरे साल की. 1,20,000 का 20% कितना? 24,000. ये उसने एंट्री पास की हुई है. ये हमने खुद अज्यूम किया कि उसने, जाहिर सी बात है, डिस्पोजल की एंट्री पास नहीं की तो साल के एंड में उसने कौन सी एंट्री पास की होगी? पूरे डेप्रिसिएशन. डन. अब चलते हैं, करेक्ट करते हैं. ये रॉन्ग एंट्री थी. सबसे पहले गलतियों में कुछ सही गलती कौन सी है? कैश डेबिट किया हुआ, यही किया बस. अब डेप्रिसिएशन को डेबिट करना चाहिए था 8,000 से, उसने 24,000 से डेबिट किया हुआ है, 90,000 से क्रेडिट किया हुआ. असल में डेप्रिसिएशन को सिर्फ 8,000 से डेबिट करना चाहिए था, उसने 24,000 से डेबिट भी किया होगा और 90,000 से वो तो किया हुआ है. नेट डिफरेंस ले कितना बनता है? 90 और 24 का नहीं, डिफरेंस एक डेबिट है क्रेडिट है. 66,000 से उसने क्रेडिट किया हुआ है. डेबिट करना था 8,000 से
अगर उसको नेट करो तो उसने क्रेडिट किया हुआ है 66,000 से। मैं कंपाउंड एंट्री पास कर रहा हूं, सादा एंट्री जल्दी हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट कर देना चाहिए? 8,000 से करना चाहिए, 66 से उसने क्रेडिट किया हुआ है, 66 भी डेबिट करेगा क्योंकि वो गलत है, और 8,000 से डेबिट करेगा जो करना था, तो डेप्रिसिएशन डेबिट। तो हमारा ये काम भी हो गया, जिसको सर्कल किया हुआ। अब आ जाओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना चाहिए था 8,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, और 138 से डेबिट करना चाहिए था। 8,000 से क्रेडिट और 138 से डेबिट। तो नेट बताया कितने से डेबिट होना चाहिए? 130 से डेबिट होना चाहिए था, तो उसने उल्टा 24,000 से क्रेडिट कर दिया। तो 24 और 138 प्लस कर लो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 150, लॉस को डेबिट करना चाहिए था 22,000 है, और पीपी क्रेडिट, क्योंकि ये तो सारा हो गया ना, ये सारे हो गए। पीपी क्रेडिट 2 लाख, अगर 2,50,000 पूरा हो रहा है तो ठीक है, वरना रिमेनिंग सस्पेंस में डाल दो। पहले ये करो, फिर मैं इसका आसान तरीका भी बताता हूं। ये जीनियस तरीका होता है, आप वाला तरीका भी बताता हूं। हो गया 250 पूरा? चलो दूसरा तरीका देखें जो थोड़ा आसान है। उसमें ये होता है कि अलग अलग करें, डेप्रिसिएशन को अलग, बाकियों को अलग। करेक्ट एंट्री में मुझे बता दो क्या था? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 8,000 से। और फिर डिस्पोजल कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस डेबिट, पीपीई 250 से, लॉस 22 था, 138 था, ये था करेक्ट। रॉन्ग, एक उसने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई थी 24 से, और दूसरा उस जालिम ने क्या किया कि एसेट जो बेचा कैश टू डेप्रिसिएशन लिख दिया। कितने से? आप इसको 2 नंबरी लगा सकते हो। कैसे? पहले इन दोनों को अलग कंपेयर करें। डेप्रिसिएशन 8,000 से चार्ज करनी चाहिए थी, वो कितनी कर चुका है? ज्यादा चार्ज कर दीजिए, कम रिवर्स कर दो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन कितने से? 16,000। ये पहली एंटी डेप्रिसिएशन को अलग रखो। फिर कैश को डेबिट करना था, उसने कर दिया। जो गलत किया उसको रिवर्स कर दो, बाकी एज इट इज चार्ज कर दो। गलत किया हुआ डेप्रिसिएशन क्रेडिट करने नहीं था, उसने किया हुआ है, उसको वापस कर दो डेबिट। डेप्रिसिएशन 90,000 से कर दो डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उसने नहीं किया 138 से डेबिट, लॉस को 22 से डेबिट, और पीपीई 250। तो 2 एंट्री पास कर दो। और अगर आप इसको कंपेयर करो तो चेक कर लो, इस दोनों का डिफरेंस आपकी वही एंट्री बनेगी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 16,000 में 138 ऐड कर दो, बिल्कुल वही एंट्री बन जाएगी। इसको अगर इकट्ठा करो तो डेबिट में डेबिट प्लस हो जाएगा, क्रेडिट वाला माइनस हो जाएगा। तो कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हो, इस तरह से अलग अलग भी कंपेयर किया जा सकता है। लास्ट, a check issued for 1 year rent, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है पीआरसी का। a check issued for 1 year rent from 1st May 23 to 30th April 24 amounting to rupees 240 was dishonored due to mistake in the name of the party। कहता है वो चेक डिसऑनर हो गया, आपने चेक इशू किया था रेंट के लिए, तो एंट्री क्या पास की होगी? रेंट टू बैंक। No entry was made upon the return on the check and the new check was issued by the JT after the year end। वो तो बाद की बात है ना, जो चेक रिटर्न हुआ, आपने जो बैंक क्रेडिट किया था, वापस बैंक अपना डेबिट कर दे, और जिसको पहले डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर दे।
प्रीपेड भी लिख सकते हैं, वो जितना प्रीपेड है वो, जैसे अगर आपने 1 मई से लेकर दिसंबर तक रेंट लिख दें, बाकी की अमाउंट प्रीपेड लिख दें, यानी रेंट एक्सपेंस और जितना प्रीपेड है वो प्रीपेड को रिवर्स कर दें। ठीक है, चले जी। अच्छा, आपको मैंने एक बात और रिक्वेस्ट की थी कि आपने ना इसके एमसीक्यू साथ साथ हल करना शुरू कर दें, जितने आपसे हो सकते हैं। इन 3 चैप्टर के जो है वो तो करो ना। ये ईपीएस का 10 नंबर का सवाल था, ये आईएस 23 का 6 नंबर का सवाल, गवर्नमेंट ग्रांट, फिर एमसीक्यूज आ गए। आईएएस में का क्वेश्चन कैश फ्लो रेशो, चले जी मार्च 2023 पे आ जाए। मार्च 2023 करना तो खुद ही है, मैं बस निशान लगा दूंगा सवाल कौन सा है। अभी तो 5 मिनट रहते हैं हमारी क्लास में। वो भी तो करने जो भी आपने समझाए हैं। हाँ जी, अभी 2024 का पेपर कल हुआ था, 2023 का एक पेपर दिखा है, 2 सवाल थे उसमें बस। ये ईपीएस का सवाल 10 नंबर का पहला ही सवाल, आईएस 20 का, और ये रेशो का, और चौथा सवाल इंपेयरमेंट लॉस का। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको लाजमी प्रैक्टिस करना। ये आईएसवी फ्रेमवर्क, ये है 15 नंबर का सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये आपने करना है जनाब। क्वेश्चन नंबर 7 2015 नंबर का ये सवाल पेपर में आया। आपने करना सिंपल ये है, 2022 और 2023, 22 और 23 में जितने सवाल इन 3 चैप्टर्स के आए हुए वो करने हैं। 22 तो ना 2022 और 23, तो इसमें एक एक सवाल है, आइटम प्लस स्प्रिंग, आइटम प्लस स्प्रिंग, तो 4 पेपर है। इन 4 पेपर्स में जो भी इन 3 टॉपिक के सवाल है वो आपने कल करके आने, उसमें जो इश्यू होगा वो हम डिस्कस करेंगे। हमने सब पेपर खत्म भी करना है, ये सारा टाइम इसी पर तो नहीं लगाना। और पीछे ना इसके सवाल हैं भी नहीं, ये 2022 से पहले इसके सवाल बहुत कम है, तो पहले पहले यहाँ तो कर लेते हैं।